नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। अब से कुछ ही दिन बाद 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार का ये नवा बजट आप कह सकते हैं होगा, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रस्तुत करेंगी। और 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार लगातार बजट पेश कर रही हैं, वो सब हमारे सामने है। इस बजट से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासकर मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बजट आए हैं मोदी सरकार के, वो बजट चाहे अरुण जेटली ने पेश किए हों या निर्मला जी ने पेश किए हों, उसमें कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की आस पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। मध्यम वर्ग को हमेशा से ये लगता रहा कि उसे आयकर में राहत मिलना चाहिए, कुछ बचत में ब्याज दर में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे निराशा का भाव उसके हाथ में आया है। किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए मोदी सरकार हमेशा से मेहरबान रही है, खासकर खेती, किसान और खलिहान के लिए मोदी सरकार ने हमेशा अपना खजाना खोला है। तो इस बार भी बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और खासकर चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि 2023 में चुनाव होना है 9 राज्यों में और 2024 में चुनाव होना है केंद्र सरकार के। तो आप ये कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष है, तो एक चुनावी प्रेशर बजट पर रहेगा। और इन सब के बीच में मध्यम वर्ग की बहुत सारी उम्मीदें हैं, किसानों की उम्मीदें हैं, युवाओं की उम्मीदें हैं, एक विकासशील देश को विकसित देश में तब्दील होना है। तो इन तमाम चुनौतियों, परिस्थितियों के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेकर आ रही हैं 1 फरवरी को। आइए हम जानते हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी से कि इस बार का बजट कैसा होगा, उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, और उम्मीदें भी हैं तो क्या उम्मीदें हैं। आप सब जानते हैं जयंतीलाल जी भंडारी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। देश भर की पत्र पत्रिकाओं में उनके आर्थिक विषयों से संबंधित लेख लिखे जाते हैं। कोर्स में, पाठ्यक्रम में उनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। प्रतियोगिता वाले छात्र जो है उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रतियोगिता से संबंधित जो उनकी किताबें हैं, और वे बहुत ही चिंतक और विचारशील अर्थशास्त्री के रूप में देश भर में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। आइए, आपका स्वागत है भंडारी जी। जैसा कि हमारा आज के कार्यक्रम का शीर्षक है बजट से उम्मीद है, क्या उम्मीद इस बजट से आप कर रहे हैं? वास्तव में इस समय पूरे देश के करोड़ों लोगों की निगाहें 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उनके 5वें बजट की ओर लगी हुई है। यह बजट एक बार फिर से डिजिटल बजट होगा और ये बजट एक अभूतपूर्व बजट होगा। ये बजट अभूतपूर्व इसलिए होगा कि इस समय जहां एक ओर सरकार के सामने राजनीतिक चिंताएं हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, 2024 में देश का अगला आम चुनाव होना है, और दूसरी तरफ खास बात यह कि लोगों को राहत भी देनी है और आर्थिक विकास के डगर पे सरकार के द्वारा जो निर्धारित 6% की विकास दर है वो पूरी करना है। तो ये एक तरफ बजट के सिक्के पर एक तरफ तो सौगातें होंगी, निश्चित रूप से सौगातें पिछले बजटों की तुलना में सबसे अधिक होंगी, और बजट की जो चुनौतियां हैं वे चुनौतियों के बीच में विकास दर कैसे बढ़े, दूसरे सिक्के के ऊपर यह लिखा हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि अभूतपूर्व बजट होगा, और इस बजट के माध्यम से खासतौर से मध्यम वर्ग की उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। किसान वर्ग को जहां लाभ होगा, वहीं औद्योगिक क्षेत्र भी नए सिरे से इस बजट से लाभान्वित होते हुए दिखाई देगा। तो हम पहली पंक्ति में ये कह सकते हैं कि इस बजट में एक और सौगातें होंगी और दूसरी ओर इस बजट में सुधार भी होंगे, क्योंकि सरकार विकास के डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सौगातें होंगी, बोनांजा बजट होगा, ये उपहार के साथ आएगा लोगों के लिए, लेकिन पिछले 8 बजट में अगर हम बात करें तो मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। मोदी जी ने पहले बजट से लेकर 8वें बजट तक में मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट की कोई राहत नहीं दी है। ब्याज कम से कम होता जा रहा है और किस्तें बढ़ती जा रही हैं। दूसरा,
जो मध्यम वर्ग को जो नौकरी पेशा वर्ग है, जिसको लगता है कि थोड़ी सी इनकम टैक्स में राहत मिल जाना चाहिए, वो सीमाएं कभी बढ़ाई नहीं गई। तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। उद्योगपतियों के फेवर का बहुत सारा बजट आता रहा है हमेशा से, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए मोदी जी एक्सपर्ट माने जाते हैं। गुजरात में उन्होंने औद्योगिक विकास किया, देश में औद्योगिक विकास हो रहा है। उन पर आरोप भी लगते हैं उद्योगपतियों के मित्र होने का, कांग्रेस वाले आरोप भी लगाते हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए उन्होंने हमेशा से ही खजाना खोला है, साल में 2 बार तो नगद पैसे ही वो ट्रांसफर करते हैं। जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त राशन पिछले कई सालों से दिया जा रहा है, लगभग 85 करोड़ लोगों को। तो ऐसे में ये जो क्लास है मिडिल क्लास, और इसमें भी जो लोअर मिडिल क्लास है, वो अपने आप को कहीं ठगा हुआ सा महसूस करती है। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं और कुछ चुनावों के नतीजे भी खिलाफ गए, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी पिछली बार चुनाव नतीजा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चला गया था। तो कहीं ना कहीं मध्य वर्ग को साधना एक बहुत बड़ी चुनौती। और मोदी जी अभी कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा भी अपने मंत्रियों के साथ बैठक में कि आप मध्यम वर्ग के लोगों में जाइए। तो ये चुनौती है, मध्यम वर्ग को कैसे राहत दी जा सकती है? आप अगर वित्त मंत्री होते तो मध्यम वर्ग की राहत के लिए आप क्या करते? निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को सुविधाएं मिले, ये सरकार की बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। और यही कारण है, जैसा आपने भी कहा, कि 29 जनवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि आप मध्यम वर्ग के बीच में जाइए और मध्यम वर्ग को बताइए कि सरकार ने किस तरह से विभिन्न पहलुओं पर काम किया है और जिससे मध्यम वर्ग लाभान्वित हो रहा है। ये एक निर्देश है जो सरकार की और प्रधानमंत्री जी की चिंता भी स्पष्ट झलकाते हुए दिखते हैं। दूसरी बात, कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं स्वयं मध्यम वर्ग की हूँ और मुझे मध्यम वर्ग की चिंताओं का बहुत अच्छी तरह से एहसास है। तो ये जो 2 बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से और वित्त मंत्री की तरफ से कि मध्यम वर्ग की चिंताएं झलकती हैं। और वास्तव में मध्यम वर्ग पिछले 8 वर्षों के अंदर उस तरह से लाभान्वित नहीं हुआ जो प्रत्यक्ष टैक्स छूटों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लिए कहा जाता है। सरकार कहती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बुनियादी ढांचा बढ़ा दिया, हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा दी, हमने शिक्षा की सुविधाएं बढ़ा दी और इनका लाभ मध्यम वर्ग को मिल रहा है। निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है, लेकिन जो टैक्स छूट मिलना चाहिए, मेट्रो ट्रेन आ रही है उसका लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा, जो स्मार्ट सिटियां बन रही हैं वो लाभ मध्यम वर्ग को बन रहा है। लेकिन साहब, मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है महंगाई के कारण। आप जब तक महंगाई कम नहीं करेंगे और जब तक आप उसके हाथ में पैसा नहीं आने देंगे, उसको टैक्स में छूट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उसको राहत नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से मध्यम वर्ग के लाभों को बता रही है वह सरकार का पक्ष है, लेकिन मध्यम वर्ग का पक्ष ये है कि उन्हें टैक्स छूट से राहत मिलनी चाहिए। और कितनी राहत मिलनी चाहिए, इस समय जितने सर्वेक्षण आए, मध्य वर्ग के लोगों से बात हुई, छोटे इनकम टैक्स पेयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, ये कम से कम बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए की जानी चाहिए। ये देश के मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों की एक मांग है, एक उम्मीद है, और इस बार सरकार इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। और निश्चित रूप से करों में कर टैक्स छूट के अंदर सरकार आगे बढ़ेगी। दूसरी खास बात यह है कि 2014-15 के बाद से अब तक ATC जिससे छूटें मिलती हैं मध्यम वर्ग को, छोटे आय करदाताओं को, वो है 1.5 लाख रुपए की सीमा है। उसमें बच्चों की ट्यूशन फीस भी है, जो होम लोन होते हैं उसका मूलधन भी है, उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, सब मिला के तो जो 1.5 लाख की छूट है वो बहुत कम है। तो आम आदमी की, छोटे करदाताओं की एक उम्मीद है कि इसके अंदर वृद्धि हो, ATD के अंदर वृद्धि हो। और ख़ासतौर से जो वरिष्ठ नागरिक है, 60 वर्ष से कम उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी टैक्स छूट जो है वो 3 लाख है। और जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के, 60 से 80 की सीमा 3 लाख रुपए की छूट, और 80 से अधिक की उम्र वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी सीमा है 5 लाख रुपए। इसमें भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। और निश्चित रूप से इस बार सरकार के पास में संसाधन भी हैं। हमने देखा कि कोरोना महामारी की जो चुनौतियां थी लगभग खत्म हो चुकी है, सरकार की आमदनी लगातार बढ़ रही है और GST वर्ष नहीं हर महीने के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो नए अनुमान आए हैं उनमें यह है कि इस साल प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स से भी सरकार की इनकम करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ने जा रही है। तो सरकार के संसाधन भी हैं,
तो मध्यम वर्ग की जो उम्मीदें हैं इस बार बहुत कुछ पूरी होती हुई दिखाई दे सकेंगी। 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, उनको मुफ्त में अनाज देते हैं। पहले 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो लेते थे, आजकल वो भी नहीं लेते। अब इस 85 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए, उनको पालने के लिए जो देश के ऊपर जो बोझ आ रहा है, उसकी वजह से कर्जा लगातार बढ़ रहा है। 2014 में जो कर्जा था, आज 2022 में अगर हम बात करें तो उसमें एक बड़ा स्पान, एक बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा वृद्धि उस कर्जे में हुई। मैं आंकड़े तो आप बता पाएंगे, लेकिन कर्जा ये मान के चलिए कि लगभग डबल होने की स्थिति में आ गया है। तो क्या कर्जा लेकर घी पीना चाहिए? बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका। यदि हम देश के गरीब और कमज़ोर वर्ग की तरफ देखें तो वास्तव में उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और यदि हम कोरोना काल में 85 करोड़ लोगों को कम रियायती मूल्य के ऊपर खाद्यान्न नहीं देते और 5 किलो प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न नहीं देते तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाती। दुनिया के अंदर एक सर्वेक्षण आ रहे हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने गरीब लोगों को मुफ्त में और रियायती दरों पर खाद्यान्न देके उनको और अधिक गरीबी के दलदल में फंसने से बचा दिया। तो ये जो गरीबों को हम निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं, और इस साल हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देश के करीब 85 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा जो राशन से खाद्यान्न लेते हैं। तो ये कोई सरकार का जो कदम है वो कर्ज नहीं बढ़ा रहा है। हमारे देश में खाद्यान्न है, पर्याप्त मात्रा में है। दुनिया भारत को खाद्यान्न का नया कटोरा कह रही है। हम हमारे देश के लोगों के अलावा दुनिया के कई देशों को भी खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं। तो खाद्यान्न हमारे देश की ताकत है और इस खाद्यान्न को हम निःशुल्क देकर इस समय जो गरीबों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और दुनिया के करीब 112 देशों के अंदर गरीबों को पर्याप्त रूप से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। वहाँ खाद्यान्न नहीं मिलने से उनकी गरीबी बढ़ रही है, उनकी जीडीपी कम हो रही है। तो वास्तव में खाद्यान्न गरीबों को निःशुल्क देना देश की ज़रूरत है और सरकार ये जो कर रही है उससे कोई बहुत अधिक खजाने पर कितनी वृद्धि हुई है कर्जे में? निश्चित रूप से सालों में पिछले 8 सालों के अंदर हमारे देश का जो कर्ज है वो 1.5 गुने के आसपास पहुंचा है। लेकिन ये जो कर्ज है वो अधिकांशतः विकास के कार्यों के लिए लिया जा रहा है। विश्व बैंक से कर्ज है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज है। उस कर्ज का संबंध देश के गरीब लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने से नहीं है। क्या इस बढ़े हुए कर्ज का असर हमारे बजट पर दिखाई देगा? क्योंकि एक वित्त मंत्री के सामने ये चुनौती भी कर्ज को लौटाना, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह की हम एक कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, एक वेलफेयर स्टेट का हम जो कल्याणकारी योजना चलाते हैं, तो किसी भी सरकार का दायित्व है, चलाना भी चाहिए, उसकी मजबूरी भी होती है। उसे चुनाव में जाना है, इस साल 9 राज्यों के चुनाव में जाना है, 24 में बड़ा चुनाव है, तो निश्चित रूप से हमको दिल बड़ा रख के एक उपहार बांटना पड़ेगा, सांता क्लॉज बनना पड़ेगा। आप भी कह रहे हैं कि सौगातें देना पड़ेगी, लेकिन इस सौगातों की कीमत मिडिल क्लास को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ रही है। पेट्रोल डीजल कम से कम 50 रुपये सस्ता हो सकता है, नहीं हो पा रहा। तो ये जो मिडिल क्लास का दर्द है, इसके बारे में क्या वित्त मंत्री सोचेंगे? निसंदेह इस बार के बजट में वित्त मंत्री मिडिल क्लास की जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को प्रत्यक्ष कर राहत देते हुए दिखाई देंगी। और यह दिखाई देना भी ज़रूरी है क्योंकि जो मिडिल वर्ग है वो सरकार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। खास बात यह है कि सरकार इस तरह की सौगातें देते हुए किस तरह से अपने को वित्तीय चुनौतियों से नियंत्रित करेगी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार के लिए सरल भी नहीं होगा क्योंकि वैश्विक चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। हमारे निर्यात की चुनौती बढ़ी हुई है। हमारे देश में जितना विदेशी निवेश आता है वो भी उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सौगात बांटने के साथ साथ सरकार विकास दर को कैसे बढ़ाएगी, और विकास दर को बढ़ाने के साथ साथ जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका वित्तीय घाटा कितना रखेंगे, जिसको हम कहते हैं जीडीपी का वित्तीय घाटा। तो ये सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर जो वित्तीय घाटा है वो 6% से अधिक नहीं होगा। और ये लक्ष्य सरकार को आगे बढ़ाना भी जरूरी है कि यदि वित्तीय घाटा बढ़ेगा तो हमारे ऋण भी बढ़ेंगे और हम जितना भी
कमाई करते हैं उसका 50% तो ऋणों के भुगतान पर ब्याज पर चले जाता है। तो सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना ही होगा। सरकार का जो लक्ष्य है कि विकास दर भी हमारी अगले बजट के अंदर 6% से अधिक बताई जाएगी, और सरकार का यह भी लक्ष्य है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो भी 6% के आसपास रहे। तो इसके बीच में जो संतुलन होगा वो सरकार की चुनौतियों के बीच में सबसे बढ़िया समाधान होगा। सर, इस समय महंगाई निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कम हुई है, खुदरा महंगाई में भी कमी आई है, थोक महंगाई में भी कमी आई है, लेकिन उसके बाद भी महंगाई आम आदमी की पॉकेट को महसूस नहीं हो रही, आम आदमी के किचन को महसूस नहीं हो रही। जो आंकड़ों में आप अखबारों में हेडलाइंस बनती, खुदरा महंगाई, थोक सूचकांक में इतनी गिरावट, लेकिन वो जो हम देखते हैं रोज़मर्रा के खर्चे में, उसमें महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो क्या वित्त मंत्री जिन्होंने खुद ने भी कहा, आपने भी हालिया एक बड़ा ताज़ा इंटरव्यू जो हुआ, उस इंटरव्यू का संबंध इंदौर से भी है, जिस महिला पत्रकार ने वो इंटरव्यू लिया वो इंदौर की है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही एक मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ। तो मिडिल क्लास की इस समय सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। क्या वित्त मंत्री महंगाई कम करती हुई दिखाई देंगी इस बजट में? कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे महंगाई डायरेक्ट कम हो और आम आदमी को ये फील भी हो? महंगाई कम होना एक बात है और उसको फील नहीं होना एक बात है। मैं चाहता हूँ कि दोनों बातें हो, महंगाई कम भी और फील भी हो। ये हो पाएगा? निसंदेह इस बजट से ये संभावना बढ़ेगी कि जो मध्यम वर्ग है उसको टैक्स छूट दी जाएगी, और टैक्स छूट देने से मध्यम वर्ग को महंगाई में राहत मिलेगी। हमारे समाज का जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, जिसकी संख्या करीब 85 करोड़ आती है, इन 85 करोड़ लोगों को साल भर निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाने से भी महंगाई की मार उनके ऊपर कम होगी। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण है, मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और गरीब वर्ग को तो राहत मिल चुकी है 1 जनवरी से 85 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न की, और इसके लिए भी सरकार 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए गरीब वर्ग को निःशुल्क खाद्यान्न के इस बजट में आवंटित करते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार एक संतुलन लाने की कोशिश करेगी कि लोगों की मुश्किलें कुछ कम हो इस बजट के माध्यम से। सर, एक बड़ी चुनौती है रोजगार की। युवाओं में असंतोष है, बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी की दर भी काफ़ी ऊपर है पिछले कई सालों की तुलना में। हालांकि इस साल कहा गया कि हम बहुत सारे रोजगार देंगे और सारी राज्य सरकारों ने रोजगार की भर्तियां खोल दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान में कहीं ना कहीं असंतोष है। तो क्या हमारा जो आर्थिक ढांचा वो इस तरह का बनाया जाएगा कि जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों और नौजवानों को उनमें जो निराशा आ रही है, जो कुंठा आ रही है, वो दूर हो सके? प्रतीक जी, इसमें कोई दो बात नहीं कि देश में महंगाई दर बढ़ी हुई है, और इसमें भी कोई दो बात नहीं कि देश की नई पीढ़ी में रोजगार के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। यदि हम पिछले बजटों की तरफ देखें तो सरकार का फोकस ये रहा है कि पूंजीगत खर्च बढ़ाए जाए, सार्वजनिक व्यय बढ़ाए जाएं, सार्वजनिक निर्माण कार्य बढ़ाए जाएं और उसके माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण हो। इस बार भी बजट में जो पूंजीगत व्यय है जिनसे रोजगार का निर्माण हो सकता है वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए के होंगे। ये अभी तक देश के इतिहास की सबसे बड़ी सीमा होगी कि हम पूंजीगत व्यय के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और इसके आधार पर सरकार ये निर्धारित करेगी कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जहाँ तक नौकरियों की बात है, अब जो देश का आर्थिक परिदृश्य है, जो देश का आर्थिक ढांचा है, उसमें सरकारी नौकरियां बहुत नहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगी, लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर जो स्टूडेंट अपनी तकनीकी योग्यताएं रखेंगे और नए दौर की रोजगार जरूरतों के अनुरूप सुसज्जित होंगे, उसे नौकरियां बढ़ेंगी। और इस बात के बजट में प्रावधान होंगे कि हम नए दौर की तकनीक के साथ में आगे बढ़ें, हम स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ें, स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ें और उद्यमिता, इन तीनों बातों के लिए नए बजट में प्रावधान होंगे। लेकिन सरकारी नौकरियां करोड़ों में जाएंगी ये संभावनाएं नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की नौकरियां करोड़ों में जाएंगी ये पूरी संभावनाएं हैं। डॉक्टर भंडारी, एक देश की समस्या ये है कि जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं, जो लाखों करोड़ों के कर्जे लेते हैं, वो बाद में चुका नहीं पाते और बैंकों को मजबूरीवश वो बट्टे खाते में डालना पड़ते हैं। और मैं भगोड़ों की बात नहीं कर रहा, भगोड़े तो जो हैं वो भाग चुके हैं, उनके तो प्रत्यार्पण लाने की कोशिश की जा रही है।
वो एक बड़े अलग विषय हो जाएगा। लेकिन जो भगोड़े नहीं है, लेकिन देश में होते हुए भी दीमकों की तरह बैंकों को चाट रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चाट रहे हैं। और आपके पास तो आंकड़े होंगे, मैं थोड़ा सा आंकड़ों के मैं कमज़ोर हूँ, आंकड़े नहीं याद रख पाता। आपके पास तो आंकड़े होंगे कि कितना करोड़, कितना अरब खरब रुपया जो है बट्टे खातों में डाला गया हर बार, और इस बार भी डाला गया। और निश्चित रूप से उसका प्रेशर बजट पर आता है, वित्त मंत्री जी पर आता है, अर्थव्यवस्था पर आता है, और मेरे और आप जैसे आम आदमी पर आता है, और मिडिल क्लास पर आता है। तो क्या इस बजट में ऐसे बैंकों के ऐसे पैसे डुबाने वाले उद्योगपतियों को लगाम कसने की कोई तैयारी है? ये संभावनाएं हैं कि बैंकिंग क्षेत्र के जो कर्ज हैं वे कर्ज अधिक सुरक्षित रहे, ऐसे प्रावधान इस बजट में दिखाई देंगे। और जो कर्ज है वो देश के आम आदमी को, कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग के लोगों को अधिक मात्रा में मिले और सरलतापूर्वक मिले, ऐसी व्यवस्थाएं इस बजट में संभावित हैं, जिसके संकेत वित्त मंत्री ने दिए भी हैं। सरकार का यह प्रयास है कि लोगों को सरल कर्ज उपलब्ध कराया जाए, लोग अपने साधनों से, अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ें, खुद भी रोजगार करें और लोगों को भी रोजगार दें, ऐसी व्यवस्थाएं इस बजट के अंदर दिखाई देंगी। कोई आंकड़ा आपके पास हो कि कितना डूबत खाते में हमारा पैसा चला गया बैंकों का? बैंकों के अंदर डूबत खाते में जो लगातार 2014 के बाद से जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना में हर साल डूबत खाते के अंदर जो धनराशि कम हुई है, उसके अंदर वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अभी ये चिंताजनक स्तर पे है, और ऐसे में सरकार को बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जो आम आदमी है और अपने स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ रहा है, उनके लिए अधिक धन जुटाने की संभावनाएं के संकेत बजट में मिले। एक पेट्रोल डीजल की कीमतें और वो जीएसटी में वेट में आना चाहिए, जीएसटी में आना चाहिए, उसकी एक मांग तो होती ही रहती है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के जो दाम कम हुए, आप तो उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, आपके साथ मैंने शो भी किए। अब अगर उस हिसाब से देखी जाए तो 40 से 50 रुपए की कमी पेट्रोल में और इतनी कमी डीजल में आ सकती है अगर। और हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो तेल कंपनियों से कहा कि भाई अगर तुम्हारा घाटा कवर हो गया हो तो अब तो कम कर दो, लेकिन ये कमी नहीं हो पा रही। अगर इसी तेल और डीजल में अगर हमको 25-50 रुपए की राहत वित्त मंत्री जी दे दें तो मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग को और आम भारतीय को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया आपका विश्लेषण है। ये राहत पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की राहत महंगाई को भी कम करेगी और आम आदमी और मध्यम वर्ग के चेहरे पे मुस्कुराहट भी दे सकेगी। और इस समय यदि हम देखें कि पिछले 3 महीनों में लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा सुकून है हमारे देश के लिए कि सरकार इस बजट के माध्यम से भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने का संकेत दे सकती है। और ये एक हमारे देश की बड़ी जीत भी है कि हमने बहुत रणनीतिक रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा है। अन्यथा हमारे पड़ोसी देशों को देखें तो पाकिस्तान में इस समय जो पेट्रोल और डीजल के भाव है वो 250 से 300 रुपये लीटर के आसपास है। तो सरकार ने रणनीतिक रूप से पेट्रोल डीजल के भाव नियंत्रित रखे हैं। और अब जो पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, निश्चित रूप से जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से कम हुई हैं, उनको भी तेल की कीमतें कम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी ने कई बार कहा कि जो देश की महिलाएं हैं वो उनका छुपा हुआ वोट बैंक, हिडन वोट बैंक है, गुप्त वोट बैंक है। महिलाएं उनको 2 से 2.5% महिलाओं का वोट उनको ज़्यादा मिलता है और ये उनका छुपा हुआ वोट बैंक है। महंगाई का विषय हमने उठाया, पेट्रोल डीजल का विषय हमने उठाया, मध्यम वर्ग की राहत का विषय हमने उठाया। इन सबसे महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि महंगाई की अगर सबसे ज़्यादा मार किसी को पड़ती है तो वो घर की गृहिणी होती है, घर की वित्त मंत्री होती है। उसे किचन चलाने में बहुत परेशानी होती है। तो महिलाओं के लिए, चूँकि 5वां बजट है, एक महिला वित्त मंत्री द्वारा, देश की पहली वित्त मंत्री हैं जो महिला हैं, तो क्या लगता है कुछ महिलाओं के लिए कुछ राहत भरी बातें होंगी? महिलाओं के लिए राहत भरी बात ये होगी कि इस बजट के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय दिखाई दे सकेगा और महिलाओं को रोजगार में आगे लाया जा सके, इसके लिए महिलाओं से संबंधित योजनाएं संभावित हैं। और महिलाओं को कौशल विकास से सुसज्जित किया जाए, इसके संबंध में संकेत वित्त मंत्री ने दिए हैं।
कि महिलाओं का सशक्तिकरण इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए तो मोदी सरकार बहुत ही दरियादिल है। हम देख रहे हैं पिछले 8-9 बजटों को अगर विश्लेषण करें तो सबसे ज़्यादा मोदी जी ने किसानों को दिया है, किसानों के लिए दिया है। यह अलग बात है कि उसके बाद भी बहुत बड़ा किसान आंदोलन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और उनको अपने कदम वापस खींचना पड़े। पहली बार मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दी, वो किसानों के कारण दिखाई दी। लेकिन किसानों के लिए मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अपना आकलन है कि ये सरकार बहुत ही उदार है। इस बार और क्या क्या इनको मिल जाएगा किसानों को? निश्चित रूप से मोदी जी के आने के बाद हर साल किसानों के बजट में बड़ी वृद्धि हुई है और इस बार भी जो ग्रामीण विकास का और कृषि मंत्रालय का बजट है उसमें 10 से 20% तक की वृद्धि दिखाई दे सकती है। ये वृद्धि इसलिए होगी कि जब मोदी सरकार ने किसानों से संबंधित 3 कृषि सुधार वापस लिए, उसके बाद से किसानों का एक जनमत ये है कि उनके लिए अब और अधिक काम किए जाने चाहिए। सुधार वापस हो गए लेकिन किसानों को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और ख़ास तौर से जो एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा नारा मोदी सरकार ने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, उसके मद्देनज़र किसानों की अपेक्षाएं भी हैं और इस बजट में ये बहुत कुछ अपेक्षाएं पूरी होते हुए भी दिखाई देंगी। सबसे खास बात ये कि फसल बीमा योजना, ग्रामीण फसल बीमा योजना को इस बजट के माध्यम से अधिक धनराशि दी जाएगी। कई बार ये देखा गया है कि जो प्राकृतिक संकट होते हैं उनसे जितना हानि कृषि को होती है उसकी तुलना में किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं होती। फसल बीमा योजना इस बजट में रेखांकित होती हुई दिखाई देगी। खास तौर से किसानों की पूरक आमदनी बढ़ाई जा सके, पूरक आमदनी बनाए जाने के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग इस बजट में रेखांकित होगा और ऐसी आमदनी जैसे पोल्ट्री उद्योग है, मत्स्य पालन उद्योग है, ग्रामीण कुटीर उद्योग है, उनके लिए बजट में अधिक बजट आवंटित होते हुए दिखाई देगा। कुल मिलाकर ये जो कृषि का बजट होगा वो पिछली बजट की तुलना में, पिछले साल की तुलना में अधिक होगा और अधिक धनराशियाँ विभिन्न मदों के ऊपर रेखांकित होगी। और ये जो वर्ष है 1 जनवरी 2023 से जो शुरू हुआ है वो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। तो सरकार के प्रयासों से, सरकार का समर्थन किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के 72 देशों ने और उसके बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है। भारत में मोटे अनाज का और मजे की बात ये है बाजरे कि का मोटा अनाज महंगा हो गया। जो मोटा अनाज ये माना जाता था गरीब आदमी खाता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग जो है झाबुआ में खाते हैं, राबड़ी बनाकर खाते हैं, वो ये ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से आजकल धन्ना सेठ हेल्थ की दृष्टि से मोटा अनाज खाने लगे और मोटा अनाज की कीमतों में वृद्धि हो गई। निश्चित रूप से मोटे अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन इस बजट के माध्यम से और अधिक मोटा अनाज उत्पादित हो और वो कम कीमतों के अंदर आम आदमी तक पहुँचे, ऐसा भी प्रयास होगा। और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि G20 की अध्यक्षता देश को मिली हुई है। दुनिया के लाखों लोग G20 की 200 से बैठकों में देश में आएंगे, देश के नगरों में आएंगे और ऐसे के अंदर वो भी एक प्रचार प्रसार का मौका इस बजट के माध्यम से मिलेगा और देश की इकोनॉमी को उसका भी फायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। आप सुन रहे थे देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री को जो उम्मीदों से भरा बजट बता रहे हैं, सौगातों से भरा बजट बता रहे हैं। और मध्यम वर्ग की बात जहाँ तक है तो वो बहुत उम्मीद लगाए बैठा है इस बार के बजट से, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो राहत का मुंतज़िर है, राहत का इंतज़ार कर रहा है और उसे उम्मीद है कि इस बार जो मिडिल क्लास की, सो कॉल्ड मिडिल क्लास की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो निश्चित रूप से महिलाओं की तरफ सोचेंगी, उनकी तरफ देखेंगी, एक करुणामयी वित्त मंत्री साबित होंगी और मिडिल क्लास को राहत देती हुई दिखाई देंगी। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़रूरत है कम होने की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 3 महीने से कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत का आम आदमी ये उम्मीद लगाए बैठा है, आस लगाए बैठा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होना चाहिए, महंगाई से थोड़ी सी राहत मिलना चाहिए, रोज़गार के अवसर बढ़ना चाहिए। क्योंकि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, वो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक दस्तावेज है, हमारे देश की नीति को नियंत्रित करने वाला एक दस्तावेज है, हमारे देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत और आगे ले जाने वाला एक दस्तावेज है। तो हमें बेसब्री से इंतज़ार है 1 फरवरी का, निर्मला जी के बजट का, और उससे भी ज़्यादा इंतज़ार है मध्यम वर्ग को राहत का, सुकून का। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।